अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर वाफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हमने इस चैप्टर की मश्क के कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कर लिए थे और साथ ही साथ इस मश्क के सवालात का अयादा इस हिस्से के पहले दो सवालात 18.1 और 18.2 को भी हल कर लिया था। इसी सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में सीखेंगे 5 सवालात का हल, यानी 18.3 से 18.7 सवालात को हल करना सीखेंगे। उनके जवाबात किस तरह से लिखने हैं, ये तमाम चीज़ें सिखाऊंगा आपको आज के लेक्चर में। तो चलें चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि लेक्चर के आगाज़ में आपके साथ ये बात शेयर कर चुका हूँ कि हम आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे सवालात का इयादा इस हिस्से के तीसरे सवाल से, यानी सवाल नंबर 18.3 से। सवाल नंबर 18.3 में हमसे पूछा यह जा रहा है कि आप आर्टिफिशियल तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किस तरह बना सकते हैं, मिसाल से वजाहत करें। तो ज़रा याद करें वो लेक्चर के जिसमें मैंने आपको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का तारुफ बताया था। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई रखते हैं और कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, वो गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई होते हैं। तो वो तो खुद ब खुद रेडियो एक्टिव बन जाते हैं, यानी उनके अंदर से जो शुआएं निकल रही हैं, रेडिएशंस निकल रही हैं, वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के तरीके से निकल रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपने आर्टिफिशियल तरीके से आपने खुद से उसे रेडियो एक्टिव बनाना है, वो खुद रेडियो एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे पहले आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले आप आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की तारीफ लिखेंगे। आप कहेंगे कि क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई को प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की बौछार से गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई में तब्दील किया जा सकता है। इस तरह आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये तो तारीफ हो गई है आर्टिफिशियल तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाने की, और उसने जो तरीका पूछा था हम वो भी बता चुके हैं कि या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करके क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई को गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई में तब्दील किया जा सकता है। और इस तरह से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनेगा उसे रेडियो आइसोटोप कहेंगे। अब उसने मिसाल मांगी है, तो चलें हम मिसाल भी दे देते हैं। यहाँ पे हेडिंग दे दें मिसाल
तो सबसे पहले हमने ये मिसाल पढ़ी थी कि अगर मेरे पास एक सोडियम का क्याम पजीर न्यूक्लियस मौजूद है, वो है 1123। अब अगर मैं इस पे न्यूट्रॉन की बौछार करवा दूं तो न्यूट्रॉन की बौछार से ये क्याम पजीर सोडियम गैर क्याम पजीर सोडियम 1124 के अंदर तब्दील हो जाएगा। साथ में निकलेंगी गामा रेस और साथ में निकलेगी बहुत सारी एनर्जी। ये मिसाल तो हो गई न्यूट्रॉन की बौछार की। हमने मज़ीद एक मिसाल पढ़ी थी जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल की बौछार करवाई थी एल्युमिनियम पे, और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर था 13 और इसका एटॉमिक मास नंबर था 27। तो इससे हमें एक नया रेडियो एलिमेंट मिला था जिसका नाम है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और इसका एटॉमिक मास नंबर है 30। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे निकलेगा एक अदद न्यूट्रॉन और साथ में निकलेगी एनर्जी। अब इन दोनों सूरतों में देखा जाए तो यहाँ पे ये सोडियम ये क्याम पजीर है और यहाँ पे ये एल्युमिनियम क्याम पजीर है, लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन इस सोडियम से टकराया, इस पे बौछार की, तो जो नया सोडियम मिला ये गैर क्याम पजीर मिला। और इसी तरह से ये जो एल्युमिनियम तब्दील हो गया फास्फोरस में, जो कि रेडियो आइसोटोप है, रेडियो एलिमेंट है, तो ये गैर क्याम पजीर रेडियो आइसोटोप है। तो इस तरह आप इसकी तारीफ भी लिख देंगे, इसकी दो मिसालें भी लिख देंगे। तो इस तरह से आप ये 2 नंबर पूरे हासिल कर लेंगे। पहले तरीके में आपको ये आर्टिफिशियल तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं 1 नंबर ये देगा और दूसरा देगा ये मिसाल से जो आप वजाहत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आ गया है। चलो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का दूसरा सवाल। इस सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि 3 बुनियादी रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, ये एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो एक तो आपको बताना पड़ेगा कि बुनियादी तौर पर डीके प्रोसेसेस यानी डीके होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। कोई भी अगर गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियस क़याम पज़ीर न्यूक्लियस के अंदर तब्दील होना चाहता है तो उसके अंदर से निकलने वाली रेडिएशंस कौन कौन सी हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास 3 डीके प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1 अल्फ़ा डीके, नंबर 2 बीटा डीके और नंबर 3 गैमा डीके। हम बारी बारी सब पे बहस करेंगे और देखेंगे कि जब अल्फ़ा डीके निकलता है तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से जब बीटा डीके होगा तो बीटा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में क्या फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरह से गैमा डीके के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ा डीके पे। तो हेडिंग दे दें अल्फ़ा डीके। अब अल्फ़ा डीके का मतलब है कि न्यूक्लियस में से एक अदद अल्फ़ा का पार्टिकल निकल जाएगा और अल्फ़ा पार्टिकल आप जानते हैं कुछ और नहीं बल्कि हीलियम न्यूक्लियाई होता है और इस पे चार्ज है +2। अब इसको आपने किसी जनरल मसावात से अगर समझाना हो किसी भी शख्स को तो जनरल मसावात का सहारा लेंगे। आप कहेंगे कि फ़र्ज़ करें कि ये एक गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियस है। गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियस का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद में बेतहा इजाफा हो जाए, जब उसकी तादाद 82 से बढ़ जाती है तो 82 से बढ़ जाने पे वो प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं एक दूसरे पे दफ़ा की फ़ोर्स लगाते हैं और वो दफ़ा की फ़ोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स पे हावी हो जाती है। अब जैसे ही ये फ़ोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स पे हावी होगी तो अब न्यूक्लियस टूटना शुरू करेगा। टूटते टूटते ये अपने अंदर से एक अदद अल्फ़ा पार्टिकल निकालेगा। तो जैसे ही एक अदद अल्फ़ा पार्टिकल निकालेगा क़याम पज़ीर हालत में तब्दील होने के लिए, तो ये ले जी हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया है और साथ में निकलेगी वाफिर मिकदार में एनर्जी। अब
हमने देखना है कि जो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, वो किस तरह से बनेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें से एक हीलियम का पार्टिकल निकल गया है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसके एटॉमिक नंबर में से 2 की कमी हो जाएगी, और इसी तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसके एटॉमिक मैस नंबर में 4 की कमी हो जाएगी, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मैस नंबर 4 है। तो अब अगर आप इसे किसी मिसाल से समझाना चाहते हैं तो आपने ये मिसाल पढ़ी थी कि जब रेडियम 226 जिसका एटॉमिक नंबर 88 है, ये जब अपने अंदर से एक अदद हीलियम का न्यूक्लियस निकाल देगा तो उससे एनर्जी भी निकलेगी, लेकिन जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसके एटॉमिक नंबर में से 2 की कमी हो जाएगी, यानी 88 से रह जाएंगे 86, और 226 से ये 4 की कमी के बाद हो जाएंगे 222। तो ऐसा एलिमेंट के जिसका एटॉमिक नंबर 86 हो उसे रेडोन कहते हैं, और इसे लिखते हैं Rn के ज़रिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब भी अल्फा डीके होगा तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, और उसके एटॉमिक मैस में 4 की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने अल्फा डीके तो समझा दिया, लेकिन अभी बीटा डीके और गामा डीके पढ़े हुए हैं, तो हम चूंकि बीटा डीके की तरफ बढ़ते हैं तो बीटा डीके की हेडिंग दे दें। अब बीटा डीके मतलब कि एलिमेंट डीके होगा, और डीके होने की सूरत में अंदर से निकालेगा बीटा पार्टिकल। अब न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल निकलने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का इखराज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहा है। अब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से आएगा? न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो दरअसल बीटा डीके जो है ये न्यूट्रॉन के टूटने की वजह से होता है। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो वो तब्दील हो जाएगा एक अदद प्रोटॉन में, प्रोटॉन को चूंकि हम हाइड्रोजन कहते हैं, जमा एक अदद इलेक्ट्रॉन में। अब चूंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है तो ये तो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, लेकिन ये न्यूक्लियस से बाहर खारिज हो जाएगा, और इस खारिज होने के अमल को हम कहते हैं बीटा डीके। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया है और जाते जाते छोड़ गया है एक अदद प्रोटॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बीटा डीके होगा तो रह जाने वाला पीछे जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर एक प्रोटॉन नंबर का इजाफा हो जाएगा। कैसे? चलें ये भी देख लेते हैं। हम जनरल मसावात इसकी लिखेंगे x a z, और इसमें से निकलना है एक अदद बीटा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, जमा निकलेगी कुछ ना कुछ एनर्जी। जो भी नया न्यूक्लियस बनेगा उसके एटॉमिक मैस नंबर में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन नंबर में 1 का इजाफा हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए लिखना है तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 614। जैसे ही ये बीटा पार्टिकल को अपने अंदर से निकालेगा तो बीटा पार्टिकल ये निकल गया जी, क्या होगा? ये यहाँ पे एटॉमिक नंबर का इजाफा होगा 7, एटॉमिक मैस नंबर बिल्कुल वैसे का वैसे ही। और ऐसा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर के जिसके अंदर 7 प्रोटॉन्स हों उसे नाइट्रोजन कहा जाता है। तो कार्बन 14 जो है ये अपने अंदर से बीटा पार्टिकल निकाल के नाइट्रोजन के अंदर तब्दील हो जाएगा और निकालेगा बहुत सारी एनर्जी। तो इस तरह से आप बीटा पार्टिकल को, बीटा डीके को समझा सकते हैं। अब बीटा डीके में खसूसियात क्या हैं, चलें ये लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर में तब्दीली आई, जी हाँ जी, एटॉमिक नंबर में क्या तब्दीली आई? 1 का इजाफा हो गया। और एटॉमिक मैस में क्या तब्दीली आई देखते हैं। एटॉमिक मैस
तो देखें यहाँ पे एटॉमिक मास 14 था, यहाँ पे भी 14 रहा, यहाँ पे A था, यहाँ पे भी A रहा, तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारे पास बीटा डीके की सारी बात। चलते हैं तीसरे डीके की जानिब, जिसका नाम है गैमा डीके। अब आप जानते हैं कि जब भी गैमा डीके निकलता है तो चूंकि गैमा पार्टिकल नहीं है, गैमा को सिर्फ हम रे कहते हैं। रे सूरत में इसलिए कहते हैं क्योंकि गैमा जो होता है ये एक पार्टिकल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की मिकदार है, यानी कि फोटोन। फोटोन को आप जानते हैं, आपने कहा हुआ है एनर्जी का पैकेट। तो फोटोन जब निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी को हम कह देंगे कि गैमा डीके हो गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियस होगा जिसके पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होगी। ये चाहता है कि मैं अपनी एनर्जी निकाल दूं, एनर्जी निकालेगा वो गैमा रे की सूरत में, साथ ही साथ ये क़याम पज़ीर भी हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये स्टार लगा जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये गैर क़याम पज़ीर है। इसकी मिसाल किताब वाले ने कुछ इस तरह से दी है कि जो कोबाल्ट है ये 27 एटॉमिक नंबर रखता है और 60 इसका एटॉमिक मास नंबर है। जब ये गैर क़याम पज़ीर है और ये चाहता है क़याम पज़ीर होना, तो क़याम पज़ीर होते हुए ना इसके एटॉमिक नंबर में फ़र्क आएगा, ना एटॉमिक मास में फ़र्क आएगा, क्योंकि ना इसके पास एटॉमिक मास है, ना इसके पास कोई प्रोटॉन है। तो इस वजह से हम कह देंगे कि गैमा डीके की मसावात तो लिख दी है, अब इसकी खसूसियात क्या हैं कि एटॉमिक नंबर हम कहेंगे कोई तब्दीली नहीं आई इसमें। एटॉमिक मास कोई तब्दीली आई जी? नहीं जी, कोई तब्दीली नहीं आई। तो यहाँ पे भी लिख देंगे कोई तब्दीली नहीं आई। तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ आ चुका है। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये रहे मज़ीद 2 सवालात जो हमने आज के लेक्चर में हल करने हैं। दोनों को एक ही स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ है। मैं अगर ये कहूँ कि इन दोनों सवालात का पिछले सवालात से कोई ताल्लुक़ है तो ये भी गलत ना होगा। यहाँ पे 18.5 में हमें बात करनी है अल्फ़ा डीके के बारे में, और 18.6 में किस डीके के बारे में बात करनी है। जब 18.6 पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। 18.5 में हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रोटेक्टेनियम यानी PA, जिसका एटॉमिक नंबर 91 है और उसका एटॉमिक मास नंबर 234 है, इसके लिए अल्फ़ा डीके का प्रोसेस लिखना है और इस प्रोसेस में पेरेंट और डॉटर एलिमेंट के बारे में भी बताना है कि पेरेंट एलिमेंट कौन सा है और डॉटर एलिमेंट कौन सा है। तो क्यों ना पहले अल्फ़ा डीके का हम जनरल मसावात लिख लें। हम अल्फ़ा डीके की जनरल मसावात लिखते हैं और इस जनरल मसावात में हमने बात की थी कि अगर कोई गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियस होगा तो ये अपने अंदर से जब हीलियम यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल निकालेगा तो इसके साथ निकलेगी एक तो एनर्जी, और दूसरा ये कि जो एलिमेंट बनेगा वो पहले से मुख्तलिफ होगा और इस तरह से मुख्तलिफ होगा कि उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी और एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी आ जाएगी। अब हमें दिया गया है प्रोटेक्टेनियम, तो प्रोटेक्टेनियम के लिए ये ताल्लुक कुछ इस तरह से बनेगा, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से बनेगा कि प्रोटेक्टेनियम के जिसके एटॉमिक नंबर में है 91, एटॉमिक मास नंबर है उसका 234, जैसे ही वो टूटेगा छोटे एलिमेंट में तो 91 यानी 91 से 2 कम हो जाएंगे और वो होंगे 89, और 234 में से 4 कम हो जाएंगे, इसका मतलब है 230। अब ऐसा एलिमेंट के जिसके अंदर 89 प्रोटॉन हो, ऐसे एलिमेंट को नाम दिया जाता है एक्टेनियम का। तो साथ ही निकल रहा है एक अदद हीलियम यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल और एनर्जी भी निकल रही है। अब हमने निशानदही भी करनी है कि डॉटर एलिमेंट कौन सा है और पेरेंट एलिमेंट कौन सा है। तो पेरेंट एलिमेंट तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम लिख देंगे कि ये पेरेंट है और इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है प्रोटेक्टेनियम।
और ये है जी हमारे पास डॉटर एलिमेंट और इसका नाम है एक्टेनियम। तो इस तरह से आपने इस ताल्लुक को वाज़िया करना है। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल समझ आ गया है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल बहुत ही दिलचस्प है। पूछा यह जा रहा है कि मिसाल से वाज़िया करें कि आया डीके के दौरान एटॉमिक नंबर बढ़ सकता है। अभी सोचें ज़रा कि एटॉमिक नंबर कहाँ पे बढ़ा था। जी हाँ, हमने जब पढ़ा था बीटा डीके, बीटा डीके की जब हमने जनरल मसावात लिखी थी तो वो जनरल मसावात कुछ इस तरह से थी कि जब एक गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन के टूटने की वजह से, तो एक तो बीटा पार्टिकल निकलता है और साथ ही साथ एनर्जी निकलेगी, और जो एलिमेंट बनेगा नया उसके एटॉमिक मास नंबर में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा आ जाएगा। और इसकी मिसाल कुछ इस तरह से हमने दी थी कि कार्बन 14 जो कि कार्बन का रेडियो आइसोटोप है, ये जब टूटेगा तो ये टूट के बनाता है नाइट्रोजन और इसके एटॉमिक नंबर में इजाफा हो जाता है और एटॉमिक मास नंबर बिल्कुल वैसे का वैसा रहता है, और साथ ही साथ बीटा पार्टिकल भी निकलेगा, एनर्जी भी निकलेगी। तो इस तरह से आप बता देंगे। तो देखा, ये दोनों पिछले सवालात से जुड़े हुए थे, अल्फा डीके, बीटा डीके। तो उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों सवालात की आपको समझ आ गई है। आपने इसी तरह से इसकी पहले जनरल मसावाल लिखेंगे, बाद में जो रिक्वायर्ड होगा, मतलूब होगा, वो लिख देंगे, तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा मज़ीद आज के लेक्चर का अगला सवाल। इस सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ़ लाइफ से क्या मुराद है, वजाहत करें। अब हाफ़ लाइफ हमने देखा था कि वो वक्त है कि जो वक्त कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेता है कि उसके एटम्स की तादाद आधी रह जाए। फ़र्ज़ करें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ है 1 घंटा। अब 1 घंटे पहले अगर इसके पास 1000 एटम्स थे, जैसे ही 1 घंटा गुजरा है, चूँकि उसकी हाफ लाइफ 1 घंटा है, 1 घंटा गुजरने के बाद उसके एटम्स की तादाद आधी रह जाएगी। मज़ीद एक हाफ लाइफ गुजरेगी, यानी कि मज़ीद 1 घंटा गुजरेगा, तो ये 500 का आधा रह जाएगा, यानी 250। मज़ीद 1 घंटा गुजरेगा तो इस 250 का भी आधा रह जाएगा, 125। तो जितना वक़्त इनको आधा होने में लग रहा है वो वक्त, वो दौरानिया कहलाता है हाफ लाइफ। तो चलें क्यों ना हाफ लाइफ की तारीफ़ लिख दें। हाफ लाइफ की तारीफ़ हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि वो दौरानिया जिसके दौरान गैर क़याम पज़ीर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की आधी तादाद टूटकर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाती है। हाफ लाइफ कहलाता है। अब आपने अगर मालूम करना है कि कितने एटम्स गुजर जाएंगे, आपसे अगर कह दिया जाए बताएं 5 हाफ लाइफ्स गुजर गई हैं, 7 हाफ लाइफ्स गुजर गई हैं, अब कितनी हाफ लाइफ्स के बाद कितने एटम बाकी रह जाएंगे, इसके लिए हमारे पास एक अदद फार्मूला है, n बराबर है 1/2 और यहाँ पे आ गया छोटा n और इधर आ जाएगा n नोट। यहाँ पे जो n है, बड़ा n जो है, ये बता रहा है बाकी रह जाने वाले एटम्स की
तादाद। एन नोट ये वाज़िया कर रहा है कि ये इब्तदाई एटम्स की तादाद है कि फ़र्ज़ करें कि पहले आपके पास इस सूरत में 1000 एटम्स थे, तो इब्तदाई तौर पे जो 1000 एटम्स हैं इनको मैं एन नॉट कह सकता हूँ। और अगर ये छोटा एन देखें तो छोटा एन बताएगा हाफ लाइफ की तादाद कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो इस तरह से आप इसका फार्मूला लिखेंगे और इसका जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अब आप मजमूई तौर पे 7 सवालात को हल करना सीख चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने 18.3 से 18.7 सवालात हल किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। आपने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। मज़ीद सफ़र को आगे रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे अपने आइंदा वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।